बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 8 का नाम है बायो इनर्जेटिक्स। अब ज़रा पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। अब देखें, बायो जो है इसका मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ। तो लाइफ किस में पाई जाती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और इनर्जेटिक्स का मतलब हमारे पास क्या आ गया? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। इसको मैं आपके लिए आसान भी कर देता हूँ। ये जो इनर्जेटिक्स का वर्ड है इसका मतलब आ गया हमारे पास एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। और जो बायो का वर्ड है जी, ये हमारे पास आ गया किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या नाम देते हैं? बायो इनर्जेटिक्स का नाम देंगे। अच्छा, अब एनर्जी ट्रांसफॉर्म होना, आपने एक लॉ पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर जिसे हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। उसमें हमने कहा कि एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स ओनली, या आप इसको कह लें कि जस्ट ये अपनी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में क्या होगी? चेंज होगी। ना तो एनर्जी को हम ख़त्म कर सकते हैं, ना ही हम एनर्जी को पैदा कर सकते हैं। ये जस्ट अपनी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो जाती है या एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस चीज़ को हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नाम देते हैं। तो अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब एनर्जी आती है तो वो भी किसी जगह से ही आ रही होगी। फिर जब जैसे ही वो हमारी बॉडी से निकल कर किसी और चीज़ के अंदर शिफ्ट हो जाती है तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बायो एनर्जेटिक्स या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारा कुछ हम इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 8 के अंदर इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। एनर्जी किस तरह से मूव करती है या किस तरह से ट्रांसफ़र होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। तो अब एनर्जी जो ट्रांसफ़र की जाती है तो इसके भी आप समझ लें कि यहाँ पर हमारे पास एक तरह से स्टेप मौजूद हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? एनर्जी को एक्वायर किया जाता है, हासिल किया जाता है। हासिल करने के बाद फिर उस एनर्जी को क्या किया जाता है? हर चीज़ अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लेगी, जिस तरह से भी उसमें यूज़ करना हुआ। तो यहाँ कन्वर्ट करके तो फिर कुछ एनर्जी को वो क्या कर लेगी? स्टोर कर लेगी। और जो कुछ एनर्जी होगी उसको क्या कर लिया जाएगा? यूटिलाइज कर लिया जाएगा। तो ये आप समझ लेंगे, ये भी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन, हासिल करना, फिर कन्वर्ट करना, फिर स्टोर करना और फिर उसको यूटिलाइज करना जब ज़रूरत हो। तो ये सारी चीज़ें किसमें हम पढ़ेंगे? बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन क्लियर होगी। बायो एनर्जेटिक्स क्या है? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है और उसमें ये सारे स्टेप को हम फॉलो करेंगे। एक्वायर करना, फिर कन्वर्ट करना, स्टोर करना और यूटिलाइज करना। फिर इसके अंदर आपने दो तरह के रिएक्शंस को समझना है। एक हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरे हमारे पास होते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीडेशन होते हैं इसमें क्या प्रोसेस होता है? इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इधर मैं ब्रैकेट्स में एक चीज लिख रहा हूँ, इसको हम हाइड्रोजन कहते हैं। आपने ये केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जैसे कि आप लोगों को पता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इसको बस आपने याद रखना है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से मुराद है, आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, लॉस ऑफ प्रोटॉन भी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसके साथ साथ क्या निकलेंगे? प्रोटॉन भी निकलेंगे। ये वर्ड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आगे चल के इसने यूज होना है, तब मैं वहां पर आपको समझाऊंगा। बहरहाल ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन आपने याद रखनी वो क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का किसी जगह से निकलना, जहां से ये निकलेगा वहां पर क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन हो जाएगी। और इसका उल्ट कर लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? रिडक्शन बन जाएगा। अब इसका क्या होता है? रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप इसको हाइड्रोजन आयंस का नाम भी दे सकते हैं। तो रिडक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन का नाम देते हैं। अब जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है तो हम दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं, प्लांट्स की और एनिमल्स की। अब प्लांट्स जो हैं वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? वो एनर्जी को कैप्चर करते हैं सनलाइट से। तो प्लांट्स जो हैं ये क्या कर रहे होते हैं? एनर्जी को कैप्चर कर रहे होते हैं। और ये जो एनर्जी कैप्चर की जा रही होती है ये एनर्जी कहाँ से आ रही होती है? सनलाइट से। इसी तरह से जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर एनर्जी कहाँ पर आएगी? और ये सनलाइट, चलिए एनिमल्स को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ और इसमें समझ लें कि प्लांट्स
जो है एनर्जी को कैप्चर करते हैं सनलाइट से, और फिर इस सनलाइट की मौजूदगी में इनमें एक प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, फोटोसिंथेसिस का। और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज, जिसे हम फूड का नाम देते हैं। अब वो जो फूड है उसको कौन खाएगा, एनिमल्स खाएंगे। तो एनिमल्स क्या कैसे एनर्जी हासिल करते हैं, ये फूड को जब कंज्यूम करते हैं तो कंज्यूमिंग ऑफ फूड, फूड को कंज्यूम करके ये क्या करेंगे, एनर्जी को हासिल करेंगे। जब कंज्यूम करना होता है खर्च करना, तो जब ये इसी फूड को जो पौधों ने बनाई होती है हम उसको खाते हैं तो वो एनर्जी कहाँ पर आ जाएगी, हमारे अंदर। तो फिर हम जो भी काम करेंगे तो वो एनर्जी उधर शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, बहरहाल ये जी हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी थी, इसकी टर्म्स थी बायो एनर्जेटिक्स के हवाले से, तो इसको आपने अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है जी एटीपी। अब ये जो एनर्जी का फ्लो है, ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, बेसिकली ये क्या होता है, हम इसको ये भी कहते हैं ना, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किस फॉर्म में हो रही है, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। तो आपने फिजिक्स के अंदर ये भी तो एक डेफिनेशन पढ़ी होगी ना, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या उसको हम एनर्जी कहते हैं। तो अब ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है वो किस फॉर्म के अंदर, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो एनर्जी किस फॉर्म में हमें हासिल होती है, एटीपी की फॉर्म में हमें हासिल होगी। अब ये जो एटीपी है इसको हम द सेल एनर्जी करेंसी का नाम भी देते हैं, कि ये हमारे एनर्जी सेल का एनर्जी करेंसी होती है, करेंसी जिसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, कुछ हासिल कर सकते हैं। तो जिसको हमारे सेल यूज करते हैं या क्या करते हैं, हासिल करते हैं रिडक्शन के प्रोसेस में। अच्छा, अब ये जो एटीपी है इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ये देखते हैं कि ये कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो बेसिकली जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड ये कौन से वाला है, इसका अगर मैं इधर पूरा नाम लिखूं तो ये हमारे पास बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, अब जरा इसको आपने गौर से समझना है कि ये नाम के अंदर ही सारा समझ लेंगे इसका जवाब मौजूद है। अब ये जो यहाँ पर मेंशन है ना एडिनो या एडनीन, ये बेसिकली लफ्ज कहाँ से है, एडनीन। तो ये हमारे पास क्या है जी, राइबोज शुगर है। अभी हम देखेंगे कि इसका न्यूक्लियोटाइड बना कैसे होता है। तो ये इसके अंदर क्या मौजूद होता है, राइबोज शुगर मौजूद होती है, और राइबोज शुगर के साथ कौन सी नाइट्रोजनस बेस लगी होती है, इधर एक नाइट्रोजनस बेस मौजूद होती है, और इसको हम क्या नाम देते हैं, एडनीन का नाम देते हैं। तो वहां से इसका नाम है एडिनो। और सीन का जो लफ्ज है ये हमारे पास आ गया राइबोज शुगर के लिए। फिर आ गया ट्राइफॉस्फेट, तीन इसके साथ क्या लगे हुए हैं, फॉस्फेट के ग्रुप लगे हुए हैं, तीन फॉस्फेट इसके साथ अटैच हैं। ये एक फॉस्फेट आ गया, ये हमारे पास दूसरा फॉस्फेट आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, तीसरा फॉस्फेट आ गया। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अगर आपसे ये क्वेश्चन हो कि एटीपी के कितने कंपोनेंट्स, तो इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। एक ये नाइट्रोजनस बेस, इसका नाम क्या है, एडनीन। दूसरा शुगर होती है पेंटोज शुगर, जिसको हम राइबोज शुगर का नाम देते हैं। और तीसरी चीज इसमें क्या होती है, फॉस्फेट लगे होते हैं। कितने फॉस्फेट होते हैं, तीन। अच्छा, अब ये जो फॉस्फेट हैं ये किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इनके दरमियान में ये जो आपको बॉन्ड नजर इधर आ रहा है, इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये टिल्ट फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। अब ये कोवलेंट बॉन्ड है, जब आपने इधर से एक फॉस्फेट को उतारना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। एनर्जी को जब जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो एनर्जी यहाँ से क्या होगी। अच्छा, अब इसके अंदर आपने एक चीज और समझनी है। पीछे हमने पिछले चैप्टर के अंदर एंजाइम्स वाले में उधर हमने मेटाबॉलिज्म को समझा था। तो उधर हमने कहा कि दो तरह के मेटाबॉलिज्म होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एक क्या है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, चीजों को ब्रेक डाउन किया जाता है। जब हम चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं तो एनर्जी हमें वहां से हासिल होगी। और इसी तरह से एनाबॉलिज्म, जिसमें हम एनर्जी लगा के कोई चीज बना रहे होते हैं। तो इस चीज को अपने जहन में रखना है। तो यहाँ पर जब हम इसको बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या होगा, हमें एनर्जी हासिल होगी। ये आपने या खारिज होगी, इस तरह से भी आप इसको कह सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एटीपी का नाम देते हैं। तो जब हम इसके एक फॉस्फेट को उतारेंगे या इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास पीछे क्या बन जाएगा,
इधर ये 3 थे, अगर एक फॉस्फेट को उतार दें तो पीछे कितने रह गए, 2 फॉस्फेट रह गए, तो 2 को हम क्या बोलते हैं, डाई। तो इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। मतलब बाकी सारा कुछ एडिनोसिन का मतलब यही हो गया, और डाईफॉस्फेट का मतलब क्या हो जाएगा कि इधर कितने फॉस्फेट रह गए हैं, 2, और एक ये वाला जो है ये उतर गया। अब ये उतर गया और इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब इस सारे अमल के अंदर कितनी एनर्जी खारिज होगी या कितनी एनर्जी हमें हासिल होगी, वो आपने याद रखना है, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब ये क्या बन गया हमारे पास, एडीपी। अगर हम इसमें से एक और फॉस्फेट को उतार दें तो पीछे कितना रह जाएगा, एक फॉस्फेट रह जाएगा, उसको फिर हम क्या नाम देंगे, मोनोफॉस्फेट। अब ये हमारे पास एडीपी था, मतलब जिसमें से एक फॉस्फेट क्या हो चुका है, उतर चुका है। तो एडीपी को फर्दर अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, एक फॉस्फेट रह जाएगा, और इसको हम नाम देंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का। और इसमें ये जी हमारे पास ये दूसरा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी उतरा है, और इस दौरान भी हमें कितनी एनर्जी हासिल होगी, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये यूनिट आपने डियर स्टूडेंट्स लाजमी याद रखना है, अक्सर एमसीक्यूज में पूछता है। दूसरा, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसके डेफिनेशंस क्या होती हैं। फिर इसमें जो बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशंस है इसके बारे में भी डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा अगर हम इसको उल्ट कर दें, अब यहाँ पर क्या रह गया है, 2 फॉस्फेट उतर चुके हैं और पीछे क्या रह गया, हमारे पास सिर्फ एक फॉस्फेट रह गया, तो इसको हम क्या नाम देंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अच्छा, अब हम इसको उल्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह से जब दोबारा से हम फूड को खाएंगे तो यही जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है दोबारा से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये दोबारा से किस में चेंज हो जाएगा, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में। और फिर एडिनोसिन डाईफॉस्फेट और एनर्जी को कंज्यूम करेगा या लेगा, तो ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी के अंदर। तो इसको आपने याद रखना है, एटीपी को तोड़ा जाए तो एडिनोसिन डाईफॉस्फेट बनेगा, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट को तोड़ा जाए तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा। ठीक है, अगर दोबारा से एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एडीपी में पहले कन्वर्ट होगा, फिर और उसको 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो वो किस में चेंज हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में। तो इस तरह से इसके अंदर कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म हम कर सकते। और इसमें एक चीज़ जो आपने लाजमी याद रखनी है वो ये कि जब कैटाबॉलिज्म होती है, जब किसी मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है तो एनर्जी खारिज होती है, और जब किसी मॉलिक्यूल को बनाया जाता है तो एनर्जी लगानी पड़ती है या वहाँ पर यूज़ होती है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।